ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 33। ठीक है जी। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक स्लीप। स्लीप फिजियोलॉजी के बारे में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो भी जनाब हम हल करेंगे। ठीक है। स्लीप क्या है? इट इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच द पेशेंट इज इजीली अराउजेबल बाई सेंसेशन। अगर हम किसी को सेंसेशन दे या किसी को सेंसरी इनपुट दे, उस स्टेट ऑफ अराउजल कॉन्शियसनेस में हम पेशेंट को आसानी से क्या कर सकते हैं? अराउज कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल लेके और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस from which someone is easily aroused through sensory input। ठीक है जी। ये एक्चुअली एक टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट ऑफ बॉडी है और माइंड है। ठीक है। वैसे ब्रेन तो स्लीप के कुछ साइकिल के अंदर एक्टिव भी होता है, लेकिन इसमें जो मसल टोन्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, मसल टोन्स कम हो जाते हैं, और ये एक अपेरेंट टेम्परेरी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है, जिससे हम पेशेंट को इजीली क्या कर सकते हैं? अराउज कर सकते हैं, जगा सकते हैं बाय गिविंग सेंसरी इनपुट। ठीक है। देखिए, याद रखे, द स्टडी ऑफ sleep is called what? कभी कभार एग्जामिनर आप लोगों से डायरेक्ट एक डेफिनेशन भी पूछ सकता है। द स्टडी ऑफ स्लीप इज कॉल्ड पोलीसोमनोग्राफी। दैट इज कॉल्ड पोलीसोमनोग्राफी। तो पोलीसोमनोग्राफी इट इज द स्टडी ऑफ स्लीप, मतलब वो स्टडी जिसके अंदर हम स्लीप के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? पोलीसोमनोग्राफी। अब इसके बारे में याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल स्लीप के अंदर हमारे पास दो तरह की स्टेजेस हैं, रिम स्टेज और नॉन रिम स्टेज। एक को हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट और एक को नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज याद रखें कि विच डिफरेंशिएट रिम स्टेज फ्रॉम नॉन रिम स्टेज। ठीक है, NREM। तो वो कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जिसके जरिए हम स्लीप को दो स्टेज में डिवाइड करते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। देखिए, स्लीप के दौरान एक वक्त आ जाता है जिसमें वैसे अपेरेंटली हमारी आई बॉल तो क्लोज होती है, लेकिन अंदर से आई के अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो स्लीप का वो स्टेज जिसमें आई के अंदर मसल एक्टिव मूवमेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। और वो स्टेज ऑफ द स्लीप जिसमें मसल्स ऑफ द आई इज नॉट मूव, इसको हम नॉन रेम कहते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो वो कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जिसके जरिए हम स्लीप में पता चलता है कि ये रिम स्टेज है कि नॉन रिम स्टेज है? आंसर इज इलेक्ट्रोऑकुलोग्राफी। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोऑकुलोग्राफी, जिसको हम EOG कहते हैं। So electroculography is the investigation through which we can differentiate REM stage from the non-REM stage। क्लियर है? फिर हमारे पास दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है, विच इन्वेस्टिगेशन, मतलब हमारे पास थर्ड एक इन्वेस्टिगेशन है, सेकंड, इसको कहते हैं एंसेफेलोग्राफी। इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? EEG कहते हैं। तो EEG हमें स्लीप के अंदर डिफरेंट वेव्स बताते हैं। ये रिम स्टेज के अंदर अपनी वेव्स देंगे, नॉन रिम के अंदर अपनी वेव्स देंगे, और यही CPSP के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि रिम स्टेज में कौन सी वेव्स आती है और नॉन रिम स्टेज में कौन सी वेव आती है। तो उन वेव्स की जो डिफरेंशिएशन है वो किस इन्वेस्टिगेशन से देखते हैं? EEG। EEG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। when electrical activity of the brain is graphically represented in the form of different waves, इसको हम क्या कहते हैं? EEG कहते हैं। दूसरी बात यह है,
थर्ड नंबर इसके अंदर हम एक और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इलेक्ट्रोमायोग्राफी सिंपली स्टैंड फॉर ईएमजी, दैट इज कॉल्ड ईएमजी। इसका मतलब ये है कि स्लीप के अंदर अगर हम ये देखना चाहते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मसल, कि मसल टोन ज्यादा है या कम है, टोनिसिटी ऑफ द मसल इंक्रीज और डिक्रीज, फॉर दैट वी गो फॉर विच इन्वेस्टिगेशन, ईएमजी। तो ये वो इन्वेस्टिगेशन है, द इन्वेस्टिगेशन थ्रू which tones of the muscle is seen, tones of muscle is seen या checked। मतलब ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम टोन्स ऑफ द मसल को चेक कर सके ड्यूरिंग द स्लीप, इसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। ये तीन चीजें पहले बिल्ड करें फॉर द प्रॉपर टॉपिक को पहले पढ़ने से पहले पीपल शुड नो अबाउट दीज थ्री इन्वेस्टिगेशन। कि भाई फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो नींद में है, स्लीप में है, तो उसके दो स्टेज हम पढ़ेंगे। रेम स्टेज जिसमें उसकी आई की मसल एक्टिवली मूव करते हैं, उसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, और वो स्टेज जिसमें मसल्स इन द आई इज नॉट मूव, उसको हम नॉन रेम कहते हैं, जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। तो इन दोनों स्टेजेस को डिवाइड करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं दैट इज ईओजी, इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी। फिर ईईजी के जरिए हम ये देखते हैं कि किस स्टेज ऑफ द स्लीप में कौन सी वेव्स आती है। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन की, अगर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और फिर हम ये देखते हैं कि मसल टोन किस स्टेज ऑफ द स्लीप में ज्यादा होंगे, किस स्टेज ऑफ द स्लीप में कम होंगे। तो वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम मसल्स की टोन्स को देख सके उसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसके जो एमसीक्यूज आते हैं उसको मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूं और इसकी बेस पे हम इसकी मजीद कंसेप्ट को पढ़ जाएंगे। तो देखिए, इन विच स्टेज ऑफ द स्लीप डू थीटा वेव appear on EEG। कहते हैं कि अगर हम EEG करें तो ड्यूरिंग द स्लीप थीटा वेव किस स्टेज के अंदर अपेयर होती है। हाँ जी, आंसर इज स्टेज 1 ऑफ द स्लीप। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेज 1। और ये अभी मैं आप लोगों को आखिर में निमोनिक्स बताऊंगा जिसके जरिए आप लोगों को सुपर इजी हो जाएगा कि हमने अंडर डे एग्जाम किस तरह याद रखना है कि कौन सी वेव किस स्टेज ऑफ द स्लीप में आती है। सो दैट इज स्टेज 1 ऑफ द नॉन रेम स्लीप। क्योंकि जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है इसको हम फर्दर कई स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो मतलब नॉन रेम स्लीप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। जो स्टेज 1 है इसके अंदर इंसान लाइट नींद में चला जाता है, मतलब लाइट नींद। अगर हम थोड़ी सी जनाब फॉर एग्जाम्पल नॉइस क्रिएट करें, ये बंदा आसानी से क्या हो जाता है, उठ जाता है। हम कहते ना कि यार अभी सोया था, हल्की नींद से आपने फिर जगा दिया। तो लाइट स्लीप बंदा किस स्टेज में करता है, स्टेज 1 में करता है। इससे अगर थोड़ी सी स्लीप डीप चला जाए, डीप स्लीप फिर किस में होता है, स्टेज 2। और स्टेज 2 के बाद जब इंसान बहुत थकावट के बाद सो जाता है तो वेरी वेरी साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, डीपेस्ट स्लीप, वो किस स्टेज में होता है, स्टेज 3 में होता है। तो जब बंदा नींद में चला जाता है और वो हल्की नींद में हो, लाइट स्लीप में हो, तो उस टाइम अगर हम ईईजी करें तो इस बंदे में कौन सी वेव आएगी, थीटा वेव आएगी। नंबर 1 एमसीक्यूज दिस इज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज देखे। अ यंग पर्सन fully relaxed and alert mean वो जाग रहे हैं, fully relaxed and alert, sitting on the chair in a dark room, sitting on a chair in a dark room while closing the eye, while closing the eye, while closing the eye,
At this point, EEG will show which wave, EEG will show which wave। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आप लोगों से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो सिटिंग पोजीशन में हो या लाइन पोजीशन में, चाहे वो बंदा लेटा हो या वो बैठा हो, लेकिन वो फुली रिलैक्स और क्या हो, अलर्ट हो, वो नींद में ना हो, वो जाग रहा है लेकिन उसकी सिर्फ आंखें क्या है, वो क्लोज है, तो वो बंदा अगर वो नींद के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिटिंग पोजीशन में हो या लाइन पोजीशन में, लेकिन स्टिल वो फुली रिलैक्स हो और अलर्ट हो, लेकिन उसकी सिर्फ आंखें क्या हो, बंद हो, उस टाइम अगर हम ईजी करें तो हमारे पास कौन सी वेव आएगी? आंसर इज अल्फा वेव। इसके अंदर अल्फा वेव आती है। सो ईजी फॉर दिस पेशेंट विल शोज अल्फा वेव। ठीक है। एक और एमसीक्यूज आता है, सेम क्वेश्चन आता है कि अगर पेशेंट है वो फुली रिलैक्स है और अलर्ट है, वो एक चेयर पे बैठा है और वो आंखें क्या कर चुका था, क्लोज, किसी बंदे ने उसको आवाज दी और उसने डायरेक्ट आंखें क्या कर दी, ओपन कर दी, उस टाइम इस ईजी पे क्या आएगी? आंसर विल बी बीटा वेव। तो जब बंदा रिलैक्स हो, फुली अलर्ट हो और उसकी आंखें क्या हो, बंद हो, तो ईईजी विल शो विच वेव? अल्फा वेव। लेकिन अगर वो बंदा सोने के लिए बंदा जाकर कोशिश करता है लेकिन स्टिल वो बातें कर रहा है किसी और के साथ, ठीक है, वो लेटा हुआ है, स्लीप के लिए वो जाकर पुश कर रहा है कि अभी उसने सोना है, लेकिन स्टिल वो बातें भी कर रहा है, उसकी आंखें भी क्या है, ओपन है। So fully relaxed and alert while the eye is still open, which wave will be there? Beta wave। लेकिन अगर ये बंदा फिर स्लीप के लिए जाकर तैयारी पकड़ ले और ये स्टिल अलर्ट हो, फुली रिलैक्स हो, लेकिन इसने सिर्फ क्या कर दी है, आंखें बंद की है, उस टाइम पे ईजी के ऊपर कौन सा वेव आती है? अल्फा वेव आती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जनाब क्या बताऊंगा, इसके एमसीक्यू जो आते हैं ये तो इस तरह आप लोगों को स्टेज ऑफ द स्लीप देंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव ऑन ईजी आप लोगों से वो पूछेंगे, लेकिन हम इसकी अभी थोड़ी सी और मजीद इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं ताकि इनमें से जो अलग टाइप के एमसीक्यूज क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ऐसा करें, यहाँ पे लेके फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके अवेक, अवेक और सामने ब्रैकेट में लेके आई ओपन। देखें पेशेंट अवेक है, फुली अलर्ट है, रिलैक्स है, लेकिन पेशेंट की आंखें स्टिल क्या है, ओपन है। तो अगर एक बंदा बेड में चला गया और बेड में वो सोने की तैयारी कर रहा है, वो जनाब लेट गया, वो लेटा हुआ है लेकिन स्टिल वो इधर उधर देख भी रहा है, बातें भी कर रहा है, उस टाइम अगर हम ईजी को देखें तो उस पर कौन सी वेव आएगी? बीटा वेव। सो दैट इज बीटा वेव। सो फुली रिलैक्स एंड अलर्ट स्टेट ऑफ अ पेशेंट, दैट इज स्टिल बीटा वेव ऑन दी ईसीजी। अब ये बंदा लेटा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी तक सोया नहीं है, अवेक है, अवेक, लेकिन इसकी अभी आंखें क्या हो गई है? क्लोज, इसने आंखें बंद की है, मतलब सोया तो नहीं है, स्टिल द पर्सन इज अवेक, वो जाग रहा है, लेकिन इसने अभी क्या कर दी? आंखें बंद की। तो आंखें बंद करने से इसमें जो ईजी के अंदर वेव्स आती है दैट इज अल्फा वेव। तो देखे अभी तक ये पर्सन सोया नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है, याद रखें जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तो हम इधर उधर देख रहे तो स्टिमुलस तो हमें आ रही ना, विजुअल स्टिमुलस हमें आ रही, लेकिन वंस वी क्लोज द आई तो हमें फिर स्टिमुलस वगैरह नहीं आती, तो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। सो अवेकनिंग विद आई ओपन द ईजी वेव इज अ बीटा वेव, लेकिन अवेकनिंग विद आई क्लोज द ईजी विल बी अल्फा वेव। क्लियर है? इसके बाद पर्सन किस में चला जाता है? नींद में चला जाता है। मतलब ये किसने आंखें बंद कर दी और वो किस में चला गया? नींद में। इनिशियल जो स्टेज स्टार्ट होती है नींद में पेशेंट की, उसको हम नॉन रेम स्टेज कहते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो थर्ड नंबर लेके इसकी जो स्टार्ट होगी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसको हम नॉन रेम भी कहते हैं या एन रेम भी कहते हैं। ठीक है जी, ये स्टार्ट हो जाएगी। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में ये क्वेश्चन याद रखें, इसके अंदर स्लीप का 75% दौरानिया होता है, मतलब पूरी नींद का जो 75% है वो किस स्टेज में गुजार जाता है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट में। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट को हम फिर डिवाइड करते हैं कुछ स्टेजेस में, तो इसका कौन सा स्टेज स्टार्ट हो जाएगा? स्टेज 1। ये हम अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेजेस पढ़ते हैं, इसको हम N1 भी कहते हैं। N1 is also known as stage 1 of the non-REM stage।
इसके अंदर देखें, इसके अंदर इंसान लाइट स्लीप में होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइट स्लीप, इसमें लाइट स्लीप होता है, इसमें लाइट स्लीप, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है, इसमें इजीली अराउजल, इजीली अराउजल, इसका मतलब यह है, इसमें अगर हम पेशेंट को थोड़ा भी छेड़ दें, उस इंडिविजुअल को अगर हम थोड़ा सा हम स्टिमुलस दें या नॉइज वगैरह इंड्यूस करें तो ये आसानी से जाग सकता है, क्योंकि इसकी जो स्लीप है वो क्या है, वो लाइट स्लीप है। अभी अभी वो सोने के लिए गया है, इसमें पेशेंट जनाब आसानी से वो नींद से उठ सकता है, दैट इज इजीली अराउजल। इस स्टेज के अंदर याद रखें, इस स्टेज के अंदर अगर हम पेशेंट की ईईजी वेव देखें, दैट शुड बी थीटा वेव, तो वो थीटा वेव है, दैट इज थीटा वेव। तो मैंने आप लोगों को अभी क्लास के फर्स्ट में क्या बोला कि थीटा वेव ऑन द ईईजी विल बी देयर इफ द पेशेंट इन विच स्टेज ऑफ नॉन रेम, आंसर इज स्टेज 1। तो स्टेज 1 के अंदर पेशेंट जो नॉन रेम स्टेज है उसके अंदर ईजी पे जो वेव देता है दैट इज कॉल्ड थीटा वेव। नेक्स्ट देखे स्टेज 2, स्टेज 2 के अंदर स्टेज 2 के अंदर जनाब ये N2 भी कहलाता है। N2 मीन इट इज डीप स्लीप, ये हमारे पास डीप स्लीप है, डीप स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें गुजारता है पेशेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड हेयर। इसका मतलब ये है कि स्लीप के जितने स्टेजेस हैं उसका मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट किस स्टेज के अंदर गुजारा जाता है, स्टेज 2 में गुजारता है, ठीक है। और नेक्स्ट लेके एमसीक्यूज ये आता है कि इन दिस स्टेज द पेशेंट में डेवलप ब्रुक्सिज्म। व्हाट इज ब्रुक्सिज्म? दैट इज कॉल्ड टीथ ग्राइंडिंग। मतलब कुछ लोग होते हैं ना वो स्लीप के दौरान टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, तो टीथ ग्राइंडिंग इन द स्लीप इज मोस्ट कॉमनली अकरिंग इन द स्टेज 2 ऑफ द नॉन रेम। तो ये आप लोग एमसीक्यूज अपने पास नोट करें, दैट इज कॉल्ड टीथ ग्राइंडिंग। तो टीथ ग्राइंडिंग किस स्टेज के अंदर होती है, स्टेज 2 में होती है। इसके अंदर अगर हम पेशेंट की जनाब ईजी करें स्टेज 2 के अंदर डीप स्लीप में, इसमें जो वेव्स आती है उसको हम कहते हैं स्लीप स्पेंडल या के कम्प्लेक्स। इसको हम के कम्प्लेक्स या स्लीप स्पेंडल कहते हैं। के कम्प्लेक्सेस आर स्लीप स्पेंडल्स, ठीक है जी। ये ईजी की वेव्स है, दोनों की मीनिंग सेम है, स्लीप स्पेंडल और के कम्प्लेक्सेस। फिर इसके बाद पेशेंट जनाब इंडिविजुअल चला जाता है स्टेज 3 में, स्टेज 3 ऑफ द नॉन रेम, इसको हम N3 भी कहते हैं, N3, एंड दिस इज द डीपेस्ट स्टेट ऑफ स्लीप। इट इज द डीपेस्ट, ये सबसे ज्यादा जनाब डीपेस्ट है और इससे जगाना मुश्किल होता है। डीपेस्ट स्टेट ऑफ स्लीप, इट इज द डीपेस्ट स्टेट, और द पर्सन इज नॉट इजीली अराउजल। मतलब इसमें बंदा जगाना जनाब इतना आसान नहीं होता। इट इज डिफिकल्ट टू अराउजल। इंडिविजुअल को हम आसानी से जगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा है वो ज्यादातर क्या होता है, डीपेस्ट स्टेट में होता है नींद की। इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम वेव करें, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आंसर इज डेल्टा वेव। इसके अंदर जो ईजी पे वेव्स आती है दैट इज अ डेल्टा वेव। यहाँ तक जनाब पेशेंट अपना कौन सा स्टेज कंप्लीट करेगा, नॉन रेम, क्योंकि जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है इसके अंदर आप लोगों को मैंने यही बताया कि इसमें पेशेंट पहले स्टेज 1 में जाएगा जिसको N1 कहते हैं, फिर इंडिविजुअल की स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगी N2, और फिर स्टेज 3 इज आल्सो कॉल्ड N3। तो यहाँ से लाइट स्लीप, फिर डीप स्लीप, फिर मोस्ट डीपेस्ट स्लीप में जाएगा, ठीक है इंडिविजुअल। इन तीनों के अंदर ये बंदा पूरी नींद का कितना परसेंट कवर करेगा, 75%। फिर अगर किसी ने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों में से 5% दौरानिया ये स्टेज 1 का होता है। मतलब ये है कि एक दफा जब आंखें लग जाती है तो बंदा फिर जनाब नींद में आसानी से चला जाता है। इसमें जनाब मैक्सिमम स्लीप का जनाब दौरानिया होता है 50 to 55%। मतलब 50 से 55% जो स्लीप का दौरानिया है ये बंदा किधर गुजारता है, स्टेज 2 में। और यहाँ पे जनाब याद रखना है कि यहाँ पे 10 to 15%, तो 10 to 15% स्लीप वो स्टेज 3 में करता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखने हैं। तो 5% स्लीप इन केस ऑफ नॉन रेम इट इज प्रेजेंट अकर इन द स्टेज 1, 50 to 55% स्लीप स्टेज 2 में होता है, और 10 to 15% स्लीप कहाँ पे होता है, स्टेज 3 में होता है। जब ये खत्म हो जाए तो फिर ये इंडिविजुअल किस स्टेज में चला जाएगा, रेम स्टेज में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। क्योंकि नॉन रैपिड आई मूवमेंट खत्म हो गया, अब ये जाएगा जनाब रैपिड आई
रैपिड आई मूवमेंट, रेम स्टेज जिसको हम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। याद रखें इस स्टेज को हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है जी, इस स्टेज को हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। इसके अंदर जनाब रिमेनिंग जो 25% ऑफ द स्लीप है ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। सो रैपिड आई मूवमेंट के अंदर 25% ऑफ द स्लीप इज कंप्लीटेड बाय द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेके कि जो रैपिड आई मूवमेंट है इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल ईजी करें, ईजी, इसमें फिर जनाब हमारे पास क्या आती है, बीटा वेव। सो देयर इज बीटा वेव। इसमें आई की जो मसल है अंदर, वैसे अपेरेंटली जो बाहर से हम आईज को देखते हैं स्लीप में वो तो आईलिड क्लोज नजर आती है, लेकिन अंदर आई के अंदर जो कुछ मसल है ऑक्यूलर मसल, उसकी रैपिड क्या होती है, मूवमेंट होती है। और ये ऐसा मूवमेंट होता है जिस तरह बंदा क्या रहा हो, एक्टिव हो, जाग रहा हो। यहाँ पे जब बंदा जाग रहा था आई ओपन थी तो कौन सी वेव थी, बीटा वेव। और इसमें मूवमेंट ऐसा महसूस होता है आई के अंदर कि जैसे पर्सन क्या हो, वो जाग रहा हो, तो वो भी कौन सा वेव देती है, बीटा वेव। तो इस वेव और इस वेव की सेम है, बीटा लाइक वेव है, इसलिए इस स्लीप को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल स्लीप। कि भाई ये तो बंदा सोया हुआ है लेकिन स्टिल इसकी जो आंखें हैं उसकी मसल एक्टिवली क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब यहाँ पे ब्रेन एक्टिव है लेकिन बॉडी क्या होती है, इनएक्टिव होती है, तो उसमें मसल टोन क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, इसमें मसल टोन कम हो जाती है। अगर मसल टोन बढ़ चुके होते तो फिर ये बंदा तो डिस्ट्रक्शन कर लेता। सो रेम स्लीप के अंदर देयर इज डिक्रीज मसल टोन, इसके अंदर मसल टोन हमेशा कम होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो पहले आप लोगों को स्लीप के बारे में ये पता होना चाहिए कि किस स्टेज के अंदर ईजी के ऊपर कौन सा वेव आता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। ठीक है, सो विच वेव, तो इसके लिए आप लोगों ने ये निमोनिक याद रखना है, जो फेवरेट निमोनिक लोग बताते हैं। ये फर्स्ट एड में भी मेंशन है कि एट नाइट बेड्स ड्रिंक ब्लड, तो ये याद रखें। ठीक है, 8 नाइट बेड्स ड्रिंक ब्लड। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो देखिए बेड से स्टार्ट करें, अगर एक बंदा है वो स्लीप के लिए जाए और उसकी स्टिल आंखें क्या है, ओपन है, वो सोया नहीं है, तो पहला वेव उसमें कौन सी आएगी, आंसर इज बीटा वेव। अब उस बंदे ने आंखें क्या कर दी, क्लोज कर दी, बट स्टिल वो जाग रहा है, तो आंसर इज अल्फा वेव। उधर आप लोग लिस्ट के साथ इसको कंपेयर करते जाएं। द पर्सन इज स्टिल अवेकिंग, फुली रिलैक्स एंड अलर्ट एंड स्टिल द आई इज ओपन, विच वेव ऑफ ईजी विल बी देयर, बीटा वेव। अब उस बंदे ने आंखें क्लोज तो की लेकिन वो फुली रिलैक्स भी है और अलर्ट भी है, फिर उसमें अल्फा वेव आएगी। लेकिन अगर वो बंदा नॉन रेम स्टेज की पहले N1 में चला गया, लाइट स्लीप में, तो लाइट स्लीप स्टेज 1 के अंदर कौन सी वेव आती है, थीटा वेव। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेज 2 जिसमें मैक्सिमम स्लीप का वो जनाब टाइम गुजारता है, अराउंड अबाउट 50 to 55% ऑफ द स्लीप ये बंदा किस में कंप्लीट करता है, स्टेज 2 में। तो इसके अंदर क्या आता है, S स्टैंड फॉर स्लीप स्पेंडल, इसके अंदर आता है स्लीप स्पेंडल और K कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। फिर ये बंदा स्टेज 3 में चला जाएगा और स्टेज 3 इज अ डीपेस्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड डेल्टा वेव। और आखिर में ये जब दोबारा रेम स्टेज में आएगा तो उसमें कौन सा वेव आएगा, बीटा वेव आएगी। तो इफ यू नो दिस कंसेप्ट, या एट नाइट भी छोड़े, बेड्स ड्रिंक ब्लड, कि जो चमगादड़ है वो जनाब खून पीता है। ठीक है, बेड्स ड्रिंक ब्लड, इफ यू नो दिस 3 वर्ड, it will be very easy to understand कि which stage of the sleep characterized by which type of EEG wave। क्लियर है, यहाँ से बहुत आसानी से आप लोगों को इसका अंदाजा लग सकता है। ओके जी, फिर स्लीप के अंदर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ। देखें कि ये नोट करें कि द ड्यूरेशन ऑफ नॉन स्लीप, द ड्यूरेशन ऑफ REM stage is shorter but it is decreased especially toward the end of night or morning। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, ये कहते हैं कि जो रिम स्टेज है, रैपिड आई मूवमेंट, इसकी जो दौरानिया है ये 25% है,
ये जब अभी देखे इस चीज को थोड़ा सा फोकस करे, इसका मतलब क्या है। एक बंदा है वो रात को जनाब नींद के लिए जाकर सो गया, ठीक है, वो सो गया तो वो तो थकावट से जनाब परदमपल पूरा दिन काम करके आया है, तो उसने देखे इस स्टेज के अंदर ज्यादा स्लीप करना है ताकि वो साउंड मतलब ये कि आराम से वो सो जाए। यस, नॉन रेम उसका ज्यादा होगा। लेकिन ये साइकिल तो चलती जाएगी ना, साइकिल मतलब ये कि ये नॉन रेम किस में जाता है, रेम, रेम दोबारा किस में आता है, नॉन रेम, तो स्लीप साइकिल चलती है। ये साइकिल जब 2-3 चल जाए ना, इंसान 4-5 घंटे नींद पूरी करे, तो फिर अगर ये चेंज नहीं होगा ये बंदा तो फिर सोया पड़ेगा ना, ये तो फिर डीप स्लीप में होगा। तो फिर टुवर्ड द एंड ऑफ नाइट ये जो नॉन रेम है उसकी दौरानिया क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और जो रैपिड आई मूवमेंट है उसका दौरानिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनिशियली इसका दौरानिया इसलिए ज्यादा है ताकि बंदा साउंड स्लीप करे, आराम से वो सो जाए। लेकिन जब वो 4 से 5 घंटे नींद करता है, वो अपना नींद पूरी कर लेता है, तो बाद में इस नॉन रेम का जो दौरानिया है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, और रेम स्टेज का जो दौरानिया है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो देखें, द ड्यूरेशन ऑफ रेम स्टेज इज शॉर्टर बट इट इज इंक्रीज, ये बढ़ जाता है स्पेशली टुवर्ड द एंड ऑफ नाइट और मॉर्निंग। क्लियर है। ये मैं अभी आप लोगों को एक स्केच भी बनाने लगा हूँ, उस स्केच के अंदर आप लोगों को फिर से इसके बारे में बताता हूँ इसकी मीनिंग क्या है। क्लियर है ये बात क्या नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो FCPS पार्ट 1 में आता है वो स्लीप से तो एक इजी वेव्स के ऊपर आता है कि विच टाइप ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन विच स्टेज ऑफ द स्लीप साइकिल। वो आप लोगों को मैंने बताया है कि सारे वेव बैट्स ड्रिंक ब्लड, ये 3 पॉइंट्स याद रखे। कुछ इस तरह आता है कि रिम स्टेज, ये MCQs है कि रिम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट या REM स्टेज, स्टेज ऑफ द sleep is characterized by dash, characterized by dash। नीचे आप लोगों को 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, उसका जो आंसर होता है मोस्ट लाइकली आंसर इज लॉस ऑफ मस्कुलर टोन। मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले भी बताया कि जो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज है उसमें तो आई के अंदर जो मसल है वो मूव करते हैं, लेकिन उसी टाइम हमारे बॉडी के जो मसल है वो फुली क्या हो जाते हैं, एटोनिक हो जाते हैं, उसके अंदर जो टोन्स है वो फुली क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, हम नॉन रेम और रेम इन दोनों की अगर बात करें, नॉन रेम वर्सेस रेम स्टेज, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी जो MCQs है वो आप लोगों को कैसे आएंगे। तो जो नॉन रेम स्टेज है इसमें तो सबसे पहले ये याद रखें कि इसमें जो फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि नॉन रेम के अंदर कितनी स्टेजेस हैं, 3 हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 2 के अंदर क्या होता था, ब्रूक्सिज्म, टीथ ग्राइंडिंग होता है। तो अगर आ जाए कि टीथ ग्राइंडिंग किस स्टेज में होती है, नॉन रेम, तो नॉन रेम के किस स्टेज में होती है, स्टेज 2 में होती है। तो इसमें तो लेके इसमें एक होती है ब्रूक्सिज्म, ब्रूक्सिज्म, ठीक है जी, नंबर 1 ब्रूक्सिज्म इसके अंदर होता है। तो देयर इज ब्रूक्सिज्म इन केस ऑफ नॉन रेम स्टेज। दूसरी बात, इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो रात के वक्त बेड वेट करते हैं जिसको हम नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं। तो बेड वेटिंग भी जनाब नॉन रेम स्टेज में होता है, बेड वेटिंग, क्योंकि इसका अर्ली दौरानिया क्या होता है, ये डीप स्लीप है ना, तो डीप स्लीप के अंदर मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो बेड को वेट कर देते हैं, तो बेड वेटिंग। फिर ने के नाइट टेरर्स, नाइट टेरर्स इसमें होती है नाइट टेरर्स और स्लीप वॉकिंग, these all are the phenomena which is mostly the person will experience in case of non-REM stage। ये नॉन रेम स्टेज के अंदर होता है, बंदे इंसान को ये ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखे, इसके अंदर जनाब क्या होता है, जो नॉन रेम स्टेज है इसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होती है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा बॉडी का, ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हार्ट रेट डिक्रीज, BMR डिक्रीज, दिस ऑल शोज टुवर्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट आल्सो डिक्रीज
इट्स मीन के प्रीडोमिनेंट सिस्टम विच इज ऑन इन केस ऑफ नॉन रेम दैट इज अ पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन जो नॉन डोमिनेंट है वो सिंपैथेटिक होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें याद रखें कि इसमें बंदा जो भी ख्वाब देखता है, ख्वाब देखना ये नॉन रेम में भी होता है और रेम में भी होता है। इसमें जितने भी ख्वाब लोग देखते हैं इट इज फॉरगेट, मतलब यह है कि बंदा क्या करता है, फॉरगेट, वो भूल जाता है। सो ड्रीम्स इज फॉरगेटेबल, ड्रीम इन दिस स्टेज इज फॉरगेट। ठीक है, इसका मतलब यह है इस स्टेज के अंदर जो भी लोग ख्वाब देखते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, इसका मतलब वो फॉरगेट हो जाते हैं। अब आते हैं जनाब रिम की तरफ, रिम स्टेट की तरफ आते हैं तो इसमें रैपिड आई क्या होती है, मूवमेंट। तो इसमें तो पहले लेके कि देयर इज आई मूवमेंट, इसके अंदर आई मूवमेंट होती है, आई मूवमेंट। नंबर 2 इसके अंदर इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इसके अंदर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है इन केस ऑफ रेम स्टेज। तो जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, ये एमसीक्यूज आता है पीनाइल इरेक्शन, पीनाइल इरेक्शन, ठीक है, और क्लाइटोरस, इसकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है क्लाइटोरस इन फीमेल और पीनाइल इरेक्शन इन मेल, ये किस कंडीशन के अंदर होता है, रेम के अंदर। क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब पीनाइल इरेक्शन और क्लाइटोरस ट्रिब्यूनेंस ये हमारे पास किस स्टेज में होती है, रिम स्टेज के अंदर होती है। इसके अंदर जनाब नाइट मेयर्स आते हैं, नाइट मिरर्स। सो नाइट मेयर्स ये जनाब इसमें होते हैं, और इसमें जितने भी लोग ख्वाब देखते हैं इट इज इजीली रिमेंबर, ड्रीम्स आर रिमेंबर। ठीक है, इसका मतलब इसमें जितने भी ख्वाब लोग देखते हैं वो उसको याद रह जाते हैं। सो ड्रीम्स आर रिमेंबर्स। और दूसरी बात यहाँ पे जनाब लिखे इंपॉर्टेंट इज देयर इज लॉस ऑफ मस्कुलर टोन, इसके अंदर मस्कुलर टोन क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब ऊपर से मसल इन द आई बिकम मूव, आई मसल की मूवमेंट तो हो रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज लॉस ऑफ मस्कुलर टोन या एब्सेंट मस्कुलर टोन। जो मसल है वो फुली क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और उसकी टोन ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, वो एब्सेंट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो दिस इज व्हाट वी आर हैव फ्रॉम द रेम स्लीप। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है कि रेम स्टेज ऑफ द स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो वो इस तरह 3-4 इनमें से बताएंगे और लॉस ऑफ मस्कुलर टोन देगा। तो आप लोगों ने फिर जो ABCDE ऑप्शन है उसमें से ये देखना है कि कौन सी फेनामिनास है जो रेम में होती है और कौन सी ऐसी इवेंट्स है जो किस में होती है, नॉन रेम में होती है। तो ये जो आप लोग को मैंने कुछ चीजें लिखी है ये बहुत हेल्पफुल है, ये एग्जाम में इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प देगी, तो इसको आप याद रखना है। ठीक है जी। देखिए मैं आप लोगों को एक स्केच बताता चलूँ, इस स्केच से आप लोगों को यह अंदाजा होगा। देखिए अगर इस तरह का कभी कभार आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं डिटेल से, तो उसमें एक स्केच दिया होता है। स्केच ये है, फॉर एग्जांपल देखिए इसी तरह, देखिए ये एक स्केच है, ठीक है। स्लीप का जो स्केच है ना वो इस तरह लोग बनाते हैं। ये इसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ये जो मैंने एरिया बनाए हैं ना ये दैट इज कॉल्ड अर्ली स्लीप, इसको हम अर्ली नाइट स्लीप कहते हैं। जब हम मतलब ये कि रात को नींद में चले जाते हैं तो अर्लीस्ट स्लीप इज डिनोटेड बाय दिस वन। ये जो लास्ट में ये वाला है ये हमारे पास कौन सी स्लीप बताती है, लेट स्लीप। जो लेट इन द नाइट नींद होती है उसको हम लेट स्लीप कहते हैं। तो ये अर्ली स्लीप शो करता है और ये लेट स्लीप को शो करता है। इसका मतलब ये है, देखे इंसान जब नींद में, फॉर एग्जाम्पल मैं बेड में चला गया, मेरी जो है ना आंख के स्टिल क्या है, ओपन है, और मैं फुली रिलैक्स भी हूँ, अलर्ट भी हो, कौन सा वेव प्रेजेंट होगा, बीटा वेव। फिर मैंने आंखें बंद की लेकिन स्टिल में जाग रहा हो, फिर कौन सा होगा, अल्फा वेव। अल्फा वेव के बाद मैं नींद में चला गया तो मेरा कौन सा स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, नॉन रेम। तो नॉन रेम के किस फेज में मैं चला जाऊंगा, स्टेज 1 में। तो ये जो मैंने आप लोग को ये लिखा है दैट इज N1। N1 का मतलब क्या है, ये नॉन रेम का पहला स्टेज है जिसको हम लाइट स्लीप कहते हैं। ठीक है जी।
लाइट स्लीप के बाद सुन ले, लाइट स्लीप के बाद बंदा कुछ वक्त के बाद किधर आ जाएगा? हाँ जी, डीप स्लीप में, जिसको हम क्या कहते हैं? N2। और डीप स्लीप के बाद फिर बंदा किस में आएगा? डीपेस्ट स्लीप में, जिसको हम क्या कहते हैं? N3। तो ये जो N1, N2, N3 ये हमारे पास किसके स्टेजेस हैं? नॉन रेम के। फिर इसके बाद इधर देखिए, ये बंदा जनाब थोड़ी देर तक ये डीपेस्ट स्लीप है, तो डीपेस्ट स्लीप से ये दोबारा डीपेस्ट स्लीप किस स्टेज में होता है? N3। तो ये दोबारा याद रखे, ये दोबारा इधर N3 से किस में चला जाएगा? हाँ जी, N2 में। इसमें किधर चला जाएगा? N2 में। और N2 से वापस किस में चला जाएगा? N1 में। और जब ये दोबारा नॉन रेम की एंड में जाएगा तो इधर फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? रेम स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? ऐसा नहीं होता कि 1 2 3 और फिर रेम, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 फिर 3 से किधर चला जाता है? 2 में। और 2 से 1 फिर किस में चला जाता है? रेम में चला जाता है। बात क्लियर है कि नहीं? फिर यहाँ पे जब रेम खत्म होगा, इधर 25% स्लीप ये करेगा, तो फिर नॉन रेम स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? नॉन रेम। तो ये नॉन रेम का कौन सा फेज है? हाँ जी, N1। ये क्या है? N2। और ये N3। फिर ये दोबारा किस में चला जाएगा? N2, N1। और ये किस में चला गया? रेम में। फिर ये जनाब N1, N2, N3, यहाँ पे N2, N1। और ये क्या है? रेम स्टेज में। आप लोग इससे क्या अंदाजा लगा चुके हो? यहाँ पे इसकी देखे N1, 2, 3 और ये ब्रॉड है कि नहीं? ये ब्रॉड है। इसका मतलब कि मैक्सिमम जो स्लीप है अर्ली इन द नाइट वो बंदा किस स्टेज में गुजारता है? नॉन रेम में। फिर जो है ना सबसे कम स्लीप अर्ली इन द नाइट किस में होता है? रेम स्टेज में। जितना नींद बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे ये जो नॉन रेम है उसका जो दौरानिया है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। लेकिन लेटर इन द स्लीप स्पेशली टुवर्ड द एंड ऑफ द नाइट या अर्ली इन द मॉर्निंग किसकी दौरानिया बढ़ जाती है? रेम स्टेज की बढ़ जाती है। क्लियर है? अगर फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह होता रहता तो फिर बंदा तो उठ ही नहीं सकता था, क्योंकि ये टुवर्ड द एंड ऑफ द नाइट कम होगी तो तब जाकर बंदा सुबह सवेरे उठ सकेगा। क्लियर है? तो रेम स्टेज जो है, रेम स्टेज याद रखे, ये अर्ली इन द नाइट इसकी दौरानिया कम होती है, लेकिन लेटर इन द नाइट इसकी दौरानिया क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव द स्लीप स्पाइक्स। इसको हम स्लीप स्पाइक्स या स्लीप डायग्राम कहते हैं। ये इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चले कि ये जनाब आप लोगों को मतलब बताता है या आप लोगों को कंसेप्ट देता है कि स्लीप को आप लोगों ने कैसे क्लासिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे बंदा अवेक है, अलर्ट है, वो बातें भी कर रहा है, वो पीनट्स भी खा रहा है और आंखें उसकी खुली है। ईजी पे कौन सा वेव आएगी? बीटा वेव। फिर इसने जनाब कहा कि चले यार मैंने मजीद कुछ चीजें नहीं खानी, मैं अभी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अलर्ट है, आवाज देने पे वो फोकस भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी आंखें क्या है? बंद है। तो फिर कौन सा वेव है? अल्फा वेव। फिर वो नॉन रेम स्टेज में चला जाए। नॉन रेम के लाइट स्लीप में कौन सा वेव है? थीटा वेव है। इसके डीप स्लीप में केस कॉम्प्लेक्सेस या स्लीप स्पिंडल्स आते हैं और इसके डीपेस्ट स्लीप में डेल्टा वेव आता है। फिर जनाब सेम यहाँ पे के कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बीटा वेव और रेम में कौन सा आएगा? बीटा वेव आता है। क्लियर है? तो बैट्स ड्रिंक ब्लड, ये चीज याद रखे। यू पीपल विल गो थ्रू वेरी इजीली विच टाइप ऑफ ईजी वेव सीन इन इट स्टेज ऑफ द स्लीप साइकिल। ये क्लियर हुआ क्या नहीं? तो ये जनाब व्हाट वी शुड नो अबाउट द स्लीप, इफ यू नो दिस मच दैट इज मोर देन एनफ। और इंशाल्लाह यहाँ से 2 MCQs आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिनिकल केस लेके एक सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं, क्लिनिकल सिनेरियो, और इसकी बेस पे हम पूरा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखे जिसमें अननोन केस ऑफ मेजर डिप्रेशन was taking antidepressant from the last few months suddenly complaint decreased oliguria, tachycardia, increased heart rate, tachycardia,
and dry mouth. On examination, on palpation, the urinary bladder is enlarged. Which of the following is responsible? ठीक है जी. Which of the following is responsible? Option A, fluoxetine. Option B, trenyl sepramine. Number C, amitriptyline. और number D, selegiline. Number E, doloxetine. This is very favorite for the examiner in FCPS Part 1 स्पेशली. ठीक है, ये मुख्तलिफ एग्जाम के अंदर जनाब एग्जामिनर के लिए फेवरेट एरिया है. तो देखिए, ये हमें एक सिनेरियो दी गई है. ठीक है, पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ डिप्रेशन. पेशेंट को डिप्रेशन है, वो कुछ एंटी डिप्रेशन ले रही है. एंटी डिप्रेशन में जनाब उसको सडनली देयर इज डिक्रीज यूरिनेशन, ओलिगोयूरिया, डिक्रीज यूरिनेशन, हार्ट रेट उसकी बढ़ गई है, देयर इज टैकिकार्डिया एंड ड्राई माउथ. इसका मतलब ये है ड्राई माउथ, टैकिकार्डिया एंड डिक्रीज यूरिनेशन, दीज आर कॉल्ड एंटी मस्करेनिक इफेक्ट. ये जब हम मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो एंटी मस्करेनिक इफेक्ट में डिक्रीज यूरिनेशन, टैकिकार्डिया एंड ड्राई माउथ ये चीज आती है. ये हम आगे भी पढ़ते हैं कि ये एंटी मस्करेनिक इफेक्ट कैसे है. तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सा, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कौन सा एंटी डिप्रेशन है जिससे क्या हो सकता है, एंटी मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ये एजेंट किस चीज का मेंबर है? फ्लुओक्सेटिन इज अ मेंबर ऑफ SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. ट्रेनाइल सेप्रोमीन दैट इज माओ इनहिबिटर. ये हमारे पास क्या है? माओ, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर. एमिट्रिप्टाइलिन किसका मेंबर है? दैट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA जिसको हम कहते हैं. फिर इसके बाद सेलेजिलिन क्या है? इट इज स्टिल माओ, हाँ जी, इनहिबिटर. कल हमने पार्किंसन डिजीज के अंदर पढ़ा है माओ इनहिबिटर है. और इसके बाद जनाब डोलऑक्सीटिन, क्या? डोलऑक्सीटिन इट इज SNRI. SNRI स्टैंड फॉर सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, या इसको हम SNRI कहते हैं. पहले तो ये सारे के सारे फैमिलीज हम जानेंगे. SSRI, माओ इनहिबिटर्स, TCA, सेलेजिलिन एंड डोलऑक्सीटिन, ये हमारे पास है. अब ऐसा एंटी डिप्रेशन जो एंटी मस्करेनिक इफेक्ट भी कराए, जिसकी वजह से टैकिकार्डिया, ड्राई माउथ एंड डिक्रीज यूरिनेशन हो, दैट इज TCA. आंसर इज एमिट्रिप्टाइलिन. तो एमिट्रिप्टाइलिन इज अ मेंबर ऑफ TCA, और TCA मीन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन. ये ऐसे ड्रग है कि ये जनाब जाकर एज अ साइड इफेक्ट मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती है. सो व्हेनेवर समवन इज यूजिंग TCA, those people will develop anti-muscarinic like side effects. ठीक है जी. अब इधर देखें, यहाँ पे पहले तो लेके कि सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन है क्या चीज? तो ये भी आप लोगों को बहुत पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या चीज. डिप्रेशन के लिए याद रखें, हम एक निमोनिक याद रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरी फेवरेट निमोनिक नोन एज सेजीकेप, SIGECAPS, सेजीकेप्स. सेजीकेप्स के अंदर नंबर 1 S स्टैंड फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस. स्लीप डिस्टर्बेंस, सेजीकेप में पहले क्या आता है? स्लीप डिस्टर्बेंस.
तो स्लीप डिस्टर्बेंस में क्या होता है, हाँ जी, डिप्रेशन में नींद खराब हो जाता है कि नींद बढ़ जाता है। ये याद रखें कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं इसमें या तो इंसोम्निया होता है या हाइपरसोम्निया, नींद का ना आना या बहुत ज्यादा आना, बोथ आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो इसके सामने लिखे इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया दोनों हो सकते हैं। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट लॉस। इंटरेस्ट लॉस मीन कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं इन लोगों की सोसाइटी में इंटरेस्ट नहीं रहती। सो देयर इज इंटरेस्ट लॉस, सो देयर इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन दी सोसाइटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनहेडोनिया कहते हैं। नेक्स्ट लिखे फीलिंग गिल्टी। गिल्टी फीलिंग मतलब इन लोगों को गिल्टी फील होती है, गिल्टी फीलिंग। ई स्टैंड फॉर एनर्जी स्पाइक इज डिक्रीज, एनर्जी इज डिक्रीज। इन लोगों की जो मोटिवेशन है या किसी काम में एक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कामों में क्या हो जाती है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज हो जाती है। ए स्टैंड फॉर एपिटाइट, एपिटाइट। तो जनाब ये लोग ज्यादा खाएंगे कि नहीं खाएंगे, डिप्रेशन के अंदर याद रखें या तो एपिटाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या एपिटाइट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं या तो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, तो दोज पीपल विल डेवलप वेट लॉस, या कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से, गम की वजह से बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो देयर में बी आल्सो वेट गेन। तो वेट लॉस और वेट गेन दोनों आर द सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें साइकोमोटर रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन के शिकार हो जाते हैं, साइकोमोटर रिटार्डेशन या मेंटल रिटार्डेशन के शिकार होते हैं। और आखिर में दिस इज वेरी डेंजरस, दिस पीपल आल्सो डेवलप व्हाट, सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल आइडिएशन। इन लोगों को सुसाइडल आइडियाज आते हैं, आइडिएशन मीन आइडियाज या थॉट्स आते हैं। तो दिस सेजी केव्स, दीज आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। अगर ये सिम्टम रहे, इफ परसिस्ट, अगर ये परसिस्ट रहे एंड इंटरप्ट डेली लाइफ एक्टिविटी, अगर ये सिम्टम इतने सीवियर हो जाए कि वो बंदे की डेली लाइफ एक्टिविटी को क्या करे, कंप्रोमाइज करे। इन लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक, लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, इट इज नोन एज मेजर डिप्रेशन। इसका मतलब ये है कि ये सिम्टम इनमें से एटलीस्ट 5, कितने, 5, इनमें से एटलीस्ट 5 सिम्टम ऐसे हो पेशेंट में परसिस्टेंट जिससे डेली लाइफ एक्टिविटी भी मुतासर हो जाए और इस सिम्टम के होते हुए कितने टाइम से ज्यादा टाइम गुजर जाए, 2 वीक से, तो उनको हम फिर क्या लेवल करते हैं, डिप्रेशन लेवल करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू लिखे कि डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, depression is characterized or marked, depression is marked by which two pairs of, which pair of marked by lack of, which pair of neurotransmitter in brain। हाँ जी, आप लोगों में से किसी को पता है डिप्रेशन के अंदर ब्रेन में कौन सी पेयर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की क्या होती है, डेफिशिएंसी। कल हमने क्या बोला था कि पार्किंसन डिजीज इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन द ब्रेन, डोपामीन। मतलब यह है कि पार्किंसन डिजीज के अंदर किस चीज की कमी होती है, डोपामीन। तो जिन लोगों को मेजर डिप्रेशन होती है, तो मेजर डिप्रेशन में ब्रेन के अंदर कौन से पेयर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है। द फर्स्ट वन इज सेरोटोनिन, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज सेरोटोनिन, एंड द सेकंड इज नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन इसकी लेवल अगर कम हो जाए स्पेशली इन द ब्रेन, तो इट विल इंक्रीज द रिस्क फॉर द मेजर डिप्रेशन। तो हमारे जितने भी ड्रग्स है एंटी डिप्रेसेंट जो हम डिप्रेशन लोगों में यूज करेंगे, उससे हमने आइदर इंक्रीज करना है किस चीज की लेवल को, सेरोटोनिन को, या हमने इंक्रीज करना होगा नॉरएपिनेफ्रिन को। तो अभी जनाब आप लोग हेडिंग दे एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, ताकि उसकी जनाब एमसीक्यूज हम सॉल्व करें, क्योंकि ये जो सिनेरियो हमने बेस बनाई है इसको भी हमने प्रूफ करना है कि इस तरह क्यों होता है, एंटी मस्करेनिक इफेक्ट के साथ क्या क्या होता है, और हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट की क्लासेस कौन सी है।
क्योंकि पेपर में 2 MCQs एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन से जरूर आएंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ऊपर हेडिंग दे एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। ठीक है जी, ओके। तो आप लोग को इतना पता चल गया कि डिप्रेशन के अंदर किस न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशियंसी होती है, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। हमारा टारगेट भी ये है कि हम एंटी डिप्रेसेंट के जरिए सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, दिस इज अ डायग्राम। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के दरमियान स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है जी, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। तो देखिए यहाँ पे MCQ सुन ले कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन ये हमने पढ़ा है कि नहीं? ट्रिप्टोफैन इज अ एसेंशियल अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन से फ्यूचर में क्या बनते हैं? इससे विटामिन B3 बनती है और इससे सेरोटोनिन भी बनता है। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन ये जनाब जाकर कन्वर्ट हो जाता है सेरोटोनिन में, सेरोटोनिन। ठीक है, और यहाँ पे देखे अगर हमारे पास टायरोसिन है तो टायरोसिन से डोपामिन भी बनता है और टायरोसिन लेटर आल्सो कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रिन, इससे नॉरएपिनेफ्रिन भी बन जाती है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है, जब ये सेरोटोनिन रिलीज हो जाए यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो सेरोटोनिन फिर अपने रिसेप्टर पे काम करेगा और ये मूड एलिवेशन में हेल्प करता है। और नॉरएपिनेफ्रिन इट इज आल्सो एक्ट ऑन दी रिसेप्टर एंड इट इंक्रीज दी मूड एलिवेशन। अब सुन ले, डिप्रेशन लोगों के अंदर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि अभी हमने जिक्र की है कि दिस इज द पेयर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज डिक्रीज इन दी मेजर डिप्रेशन। अब इधर सुन ले, सेरोटोनिन जब काम कर लेता है रिसेप्टर पे, तो फिर ये काम करने के बाद क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। जब ये डिटैच हो जाता है तो दिस सेरोटोनिन इज गोइंग बैक इनटू द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन जब काम करता है अपने रिसेप्टर पे, तो ये काम करने के बाद दोबारा क्या हो जाता है? प्री साइनेप्टिक में जाकर वेसिकल के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो सेरोटोनिन का आना, सेरोटोनिन का पहली दफा आना, काम करके वापस जाना, तो इस वापस जाने को हम क्या कहते हैं? सेरोटोनिन रीअपटेक कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन रीअपटेक। ऐसा है ना? इसका मतलब कि सेरोटोनिन आया था, इसने काम कर लिया और उसने अभी दोबारा जाना है, तो इस दोबारा वापस जाने को हम क्या कहते हैं? सेरोटोनिन रीअपटेक कहते हैं। यहाँ पे फोकस करें, नॉरएपिनेफ्रिन आया था और अभी ये दोबारा जा रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन अपटेक, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इसको हम कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक दिस इज। ठीक है जी, ये पॉइंट सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो डिप्रेशन के लोग हैं, डिप्रेशन, इन लोगों में सेरोटोनिन और किस चीज की कमी होती है? नॉरएपिनेफ्रिन। इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हमारा टारगेट ये है कि मैक्सिमम सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन वो किस पे काम करे? रिसेप्टर पे काम करे। अगर हम एक ड्रग दे, इधर देखे मैंने जनाब ये एक ड्रग दिया, ए, दिस इज अ ड्रग। हमारा ये ड्रग जो है इसने इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इन दोनों में क्या कर दिया? सिलेक्शन कर दिया। एक को सेलेक्ट किया और वो कौन सी चीज थी? सेरोटोनिन। और इसकी किस चीज को ब्लॉक किया? रीअपटेक को ब्लॉक किया। तो इस ड्रग ने दोनों को ब्लॉक किया कि एक को ब्लॉक किया? दोनों में सिलेक्शन किया इसने। तो इसका मतलब ये सेलेक्टिव है। और किसकी सिलेक्शन किया? सेरोटोनिन की। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन है और इसकी किस चीज को इनहिबिट किया? रीअपटेक। तो इसको हम क्या कहेंगे? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो फर्स्ट, तो जब यह ड्रग हम यूज करेंगे तो हम इस सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे, तो फिर मैक्सिमम सेरोटोनिन यहाँ पे होंगे कि नहीं, और ज्यादा सेरोटोनिन विल एक्ट ऑन द रिसेप्टर फॉर लॉन्ग टाइम, तो फिर मूड एलिवेशन होगी कि नहीं होगी। तो फर्स्ट ग्रुप लेके सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसको हम SSRI भी कहते हैं,
ठीक है जी, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सो दीज एजेंट, इसमें लेके एजेंट्स कौन कौन से ड्रग इसके अंदर आते हैं, एनीवन? नंबर 1 फ्लूऑक्सीटिन, सर्ट्रेलिन, परऑक्सीटिन, स्टालोप्राम, एटसेट्रा। क्लियर है? तो फ्लूऑक्सीटिन, सर्ट्रेलिन, SERTRALINE, सर्ट्रेलिन, परऑक्सीटिन एंड स्टालोप्राम, दीज ऑल आर द एजेंट्स ऑफ SSRI। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वेरी वेरी इजी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लेके दीज एजेंट selectively inhibit the reuptake of serotonin and increase its level। अगर हम सेरोटोनिन को यहाँ पे वापस जाने नहीं देंगे तो सेरोटोनिन का लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डिप्रेशन के अंदर हमारा टारगेट भी ये है कि हम सेरोटोनिन की लेवल को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए इसकी यूजेस, वेयर वी कैन यूज SSRI। नंबर 1 डिप्रेशन, अभी हम पढ़ रहे। नंबर 2 एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी में हम यूज कर सकते हैं। और इट इज आल्सो यूज इन केस ऑफ PTSD। ये हम किस में यूज कर सकते हैं, PTSD में हम यूज कर सकते हैं। और PTSD का मतलब क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो PTSD के अंदर लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं कि नहीं, या PTSD के अंदर भी एंजाइटी हो सकती है, तो उसके अंदर हम जनाब ये यूज करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब ये कि किसी ट्रोमा के बाद फिर इंसान को उसकी बार बार वो फ्लैश बैक्स आती है, ठीक है, और इससे इंसान डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होता है। उसके लिए SSRI आर दी बेस्ट ड्रग। तो इसकी यूजेस है, साइड इफेक्ट में इसके लिखे GI अपसेट, ये GI अपसेट कराता है। नेक्स्ट लिखे सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये आप लोगों ने याद रखना है। SSRI इज S फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो ये मतलब कुछ लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी करा सकते हैं, बट वैसे दीज ड्रग आर यूजुअली सेफ टू यूज। ये सारे के सारे सेफ ड्रग है दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ओके, वो कौन सा SSRI है जो टेराटोजेनिक है? टेराटोजेनिक का मतलब क्या है, जो प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं करते। द SSRI which is mainly have teratogenic effect on the fetus, that is paroxetine। ये MCQs आता है। तो paroxetine को हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते। इट इज टेराटोजेनिक, ठीक है, बिकॉज इट कैन कॉज pulmonary, it can cause hypertension in fetus। It can cause pulmonary hypertension in fetus। तो ये MCQs आप लोग नोट करें कि वैसे SSRI हम यूज कर सकते हैं बाई कीपिंग द डोज इन लिमिट, लेकिन paroxetine हम नहीं देते। paroxetine पर P पर प्रेगनेंसी कंट्राइंडिकेट, ये प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, कंट्राइंडिकेट है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो मदर्स paroxetine यूज करती है तो उसके जनाब आने वाले बच्चों में डायस्टोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इधर देखिए, अगर हम एक और ड्रग दे दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ड्रग मैंने दिया है B, और इसने इन दोनों में क्या कर दिया, सिलेक्शन, और इसने सेलेक्ट करके सिर्फ किस चीज की रीअपटेक को इनहिबिट किया है, नॉरएपिनेफ्रिन। तो इस ड्रग का नाम क्या होगा, सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसको हम SNRI। ये था सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, क्योंकि इसने सिलेक्शन सिर्फ किसकी की थी, सेरोटोनिन की। और अगर ये ड्रग हम देकर इन दोनों में सेलेक्ट करके नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक करें तो ड्रग का नाम क्या होगा, SNRI, सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके एजेंट्स आप लोग लिखे। नंबर 1 डोल ऑक्सीटीन, वेनलाफेक्सिन एंड डेसवेनलाफेक्सिन। ठीक है जी। तो इसके एजेंट्स के नाम याद रखें, डोल ऑक्सीटीन,
ठीक है। डोल देखिए पर ऑक्सीटीन ये SSRI है, लेकिन डोल ऑक्सीटीन क्या है, ये SNRI है। इसमें ये फर्क है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डोल ऑक्सीटीन, वेंलाफेक्सिन एंड डिसवेंलाफेक्सिन, दिस इज अ SNRI। ये नॉर सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। तो ये सारे के सारे जनाब हम यूज करते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वही है, इसकी यूज भी वही है, लेकिन इसमें सिर्फ वेंलाफेक्सिन याद रखें, इसकी साइड इफेक्ट है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। ये डायस्टोलिक हाइपरटेंशन करा सकती है। So which of the following SNRI will be cautionally used in a previously known hypertensive patient regarding depression? Answer is venlafaxine, because this drug can cause diastolic hypertension. Clear है। फिर जनाब नेक्स्ट आते हैं, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि these agent can inhibit selective the reuptake of norepinephrine, leading to increased level of norepinephrine in the synaptic cleft and increase the mood elevation. नेक्स्ट देखे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको हम TCS कहते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसकी एजेंट्स कौन कौन से हैं? TCA के अंदर जो एजेंट्स आते हैं ड्रग्स, उसके नाम लेके, व्हाट आर द ड्रग्स प्रेजेंट इन दी TCA? तो उसमें जनाब जो पहला आता है दैट इज कॉल्ड एमीट्रेप्टाइलिन, एमीट्रेप्टाइलिन। नेक्स्ट इसके अंदर जो ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड एमीट्रेप्टाइलिन, नॉरट्रेप्टाइलिन, नॉरट्रेप्टाइलिन। नेक्स्ट इसमें आता है एमेप्रामीन, एमेप्रामीन, क्लोमेप्रामीन। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आता है? TCA। सो एमीट्रेप्टाइलिन, नॉरट्रेप्टाइलिन, ठीक है, एंड एमेप्रामीन, दीज आर द ड्रग प्रेजेंट इन दी TCA ग्रुप। अब इन ड्रग के बारे में याद रखिए, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, इस SSRI की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये सिर्फ किस चीज की रीअपटेक को ब्लॉक करता है? सेरोटोनिन। SNRI की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक करता है। अगर हम ऐसा ड्रग दे जिससे हम सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की रीअपटेक को ब्लॉक करें, दैट विल बी TCA। ठीक है ना। तो TCA सिलेक्शन नहीं कराती, इन दोनों की रीअपटेक को ब्लॉक करती है। इट ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ बोथ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर है। तो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों की रीअपटेक को क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि बेस्ट ड्रग अगर आ जाए एंटी डिप्रेसेंट में, तो वो SSRI है कि TCA है? हाँ जी, डिप्रेशन के अंदर तो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की लेवल कम होती है, और हमारा टारगेट यह है कि इन दोनों को हम क्या करें? बढ़ाएं। तो बेस्ट ड्रग SSRI है कि TCA? लेकिन एग्जाम में SSRI लिखना है। अब ये क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। द रीजन इज TCA अगरचे इन दोनों की लेवल को बढ़ाती है, लेकिन इसकी अनवांटेड साइड इफेक्ट ज्यादा होती है, मतलब ये एंटी मस्करनिक साइड इफेक्ट कराती है। सो बिकॉज ऑफ अनवांटेड साइड इफेक्ट इट इज नॉट सुपीरियर देन SSRI। क्लियर है। तो इसके लिए जनाब व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स? इसकी साइड इफेक्ट्स देखें। साइड इफेक्ट हमारे पास इसकी कौन कौन सी है? नंबर 1 के TCA कैन लीड्स टू एंटी मस्करेनिक साइड इफेक्ट, एंटी मस्करेनिक। देखे सलाइवरी ग्लैंड पे कौन से रिसेप्टर होते हैं? M3, मतलब मस्करेनिक 3 सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड पे M3 मस्करेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करें तो उससे सलाइवा की क्या होगी? प्रोडक्शन। और अगर हम ऐसा ड्रग दें जिससे हम M3 रिसेप्टर को सलाइवरी ग्लैंड पे ब्लॉक करें तो सिक्रीशन क्या हो जाती है? डिक्रीज। वैसे जो मस्करेनिक रिसेप्टर है इट इज पैरासिम्पैथेटिक के सिंपैथेटिक? इट इज अ पैरासिम्पैथेटिक। ये एसिटाइलकोलिन उस पर काम करता है, कोलिनर्जिक सिस्टम है। तो ऑल पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज द सिक्रीशन। तो अगर हम TCA देंगे, ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर किस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी? M3। और अगर M3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए तो सिक्रीशन क्या हो जाएगी? कम। द पेशेंट विल डेवलप ड्राई माउथ। तो ड्राई माउथ यहाँ पे मतलब क्या है? डिक्रीज। ड्राई माउथ मीन डिक्रीज सलाइवेशन बिकॉज ऑफ विच रिसेप्टर ब्लॉक? M3 रिसेप्टर। फिर यहाँ पे एक और चीज देखें, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इधर यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर के इनर साइड पे जो मसल्स है इसको हम कहते हैं डेट्रूसर मसल, दैट इज कॉल्ड डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल यूरिनरी ब्लैडर में, डेट्रूसर मसल के अंदर जो रिसेप्टर है मस्करेनिक दैट इज स्टिल M3।
M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द डेट्रूसर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब देखें अगर इसमें यूरिन है और अगर इस M3 को अगर हम इधर देखें प्लस मीन एगोनिस्ट, अगर इसको हम एक्टिवेट करें, एगोनिस्ट ड्रग दे दे, इट विल काज यूरिनेशन, ये कंस्ट्रक्शन करेगी, ये ब्लैडर को कंस्ट्रक्ट करके यूरिन को बाहर निकालेगी। और अगर हम ऐसा ड्रग दे जिसमें हम डेट्रूसर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर M3 को क्या करें, ब्लॉक, तो ये जनाब एंटागोनिस्ट होगा। एंटागोनिस्ट मीन एंटी मस्करेनिक होगा और इससे जनाब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, तो यूरिन हो जाएगी, नहीं होगी, सो देयर विल बी यूरिनरी रिटेंशन, पेशेंट विल डेवलप यूरिनरी रिटेंशन। तो अगर यूरिन बाहर नहीं निकलेगी, यूरिनरी क्या हो जाएगी, रिटेंशन। तो यूरिनरी रिटेंशन के अंदर द पेशेंट यूरिन विल बी वेरी वेरी लो, दैट इज कॉल्ड ओलिगोयूरिया। आप लोगों को ये पता होगा शायद कि जो मस्करेनिक रिसेप्टर है ये M1 होता है, M2, M3, these three are muscarinic receptor. We will discuss this in autonomic nervous system. M1 is excitatory, M3 is excitatory, but M2 is inhibitory. इसका मतलब ये है कि अगर हम इन M1, M2 को एक्टिवेट करें तो उस वजह से हम क्या करते हैं, सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी एक्टिवेशन से हम क्या करते हैं, इनहिबिशन। M2 प्रेजेंट इन द हार्ट, ये कहाँ पे होता है, हार्ट में। तो अब ये जो TCA है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, TCA ये एंटी मस्करेनिक है, एंटी, तो अगर इन दोनों को ये ब्लॉक करेगा तो इसकी सिक्रीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसको ब्लॉक करने का मतलब कि ये हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि ये तो खुद इनहिबिटरी है। तो अगर ये हम देखिए अगर इसको एक्टिवेट करें तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम, लेकिन अगर इसको हम क्या करें, ब्लॉक करें, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होगा कि टेकिकार्डिया, यहाँ पे टेकिकार्डिया होगा। तो देश के एंटी मस्करेनिक इफेक्ट ये है कि ऐसा एंटी डिप्रेसेंट जो ड्राई माउथ करे, डिक्रीज यूरिनेशन करे, टेकिकार्डिया करे, और जो ब्लैडर है उसमें यूरिन ज्यादा होगी कि कम होगी, तो पाल्पेशन पे ब्लैडर एनलार्ज होगा, दैट इज ड्यू टू एंटी मस्करेनिक इफेक्ट ऑफ TCA। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखे, TCA के इंक्रीज द रिस्क ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन कराते हैं, ठीक है, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोमा, कोमा करा सकती है, और कार्डियोटॉक्सिसिटी मतलब इरिथमियास करा सकती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी, इरिथमियास, इसको हम कहते हैं 3C टॉक्सिसिटी, कन्वर्जन, कोमा एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी, दैट इज कॉल्ड 3C टॉक्सिसिटी ऑफ TCA। ये TCA के जनाब बहुत कॉमन और नॉन टॉक्सिसिटी के फीचर्स है। यहाँ पे जनाब एक और MCQ देखे, विच TCA इज बेस्ट यूज फॉर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। हाँ जी, वो कौन सा TCA है, कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो बच्चों के अंदर बेड वेटिंग में, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में हम यूज करते हैं? आंसर इज एमेप्रामीन। नाम सुना है कि नहीं, एमेप्रामीन इज द ड्रग। यहाँ पे मैंने आप लोगों को TCA के ड्रग में लिखा है ना, ये एमेप्रामीन। एमेप्रामीन इज द ड्रग विच इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। क्यों? एमेप्रामीन ऐसा TCA ड्रग है, इधर देखे, जिसका इफेक्ट यूरिनरी ब्लैडर के M3 पे ज्यादा है। ये M3 को इनहिबिट करेगा कि एक्टिवेट करेगा? एमेप्रामीन TCA है तो इसका तो एंटी मस्करेनिक इफेक्ट है। तो ये जनाब बच्चों में अगर हम दे तो ये ब्लैडर के अंदर M3 को इनहिबिट करेगा और ब्लैडर को रिलैक्स रखेगा, तो पूरी रात ब्लैडर रिलैक्स रहेगी तो यूरिनो नहीं होंगे, और अर्ली इन द मॉर्निंग वो बच्चे फिर यूरिनेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये जनाब हमारे पास क्या था, दिस इज द ड्रग दैट इज यूज्ड। TCA के बारे में टॉक्सिसिटी याद रखे 3C, और ऐसा एंटी डिप्रेसेंट जिसकी यूज की वजह से बंदे को एंटी मस्करेनिक इफेक्ट आ जाए, तो दैट ड्रग विल बी ऑलवेज ऑफ TCA ड्रग्स। क्लियर है? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखे माओ इनहिबिटर्स। माओ इनहिबिटर, क्योंकि माओ एंजाइम, मैंने कल कौन सा कंसेप्ट बताया था कि माओ उस चीज को डिग्रेड कर सकता है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड। तो सेरोटोनिन कितने अमाइनो एसिड से आती है? एक, ये भी एक से आती है, तो माओ इन दोनों को खराब कर सकती है कि नहीं? और डिप्रेशन में तो इन दोनों की लेवल क्या होती है? कम। तो उसकी डिग्रेडेशन को कम करने के लिए हम माओ को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। तो इसका जो ड्रग है ट्रिनाइल सेप्रोमीन, और यहाँ पे लेके जनाब आइसो कार्बोक्साजेड, ट्रिनाइल सेप्रोमीन और आइसो कार्बोक्साजेड। यहाँ पे एक और MCQs भी याद रखे,
माओ एंजाइम हमारे पास दो तरह के हैं, इधर देखिए, एक को हम कहते हैं माओ टाइप ए और एक को हम कहते हैं माओ टाइप बी, ये भी याद रखें। माओ एंजाइम इज टू टाइप्स इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, माओ टाइप ए एंड माओ टाइप बी। माओ टाइप ए ये सबसे ज्यादा जो डिग्रेड करती है किस न्यूरोट्रांसमीटर को, सेरोटोनिन को। जो माओ टाइप बी है इट इज मेनली गोइंग टू डिग्रेड डोपामीन। कल हमने डोपामीन की बात की थी पार्किंसन डिजीज में, तो पार्किंसन डिजीज के अंदर जो माओ इनहिबिटर देंगे वो स्पेशली माओ टाइप बी इनहिबिटर है, वो सिलेजिलिन है। लेकिन यहाँ पे जो माओ इनहिबिटर है वो क्या है, माओ टाइप ए है एंड दैट इज ट्रेनाइलसेप्रोमीन। क्लियर है? तो ट्रेनाइलसेप्रोमीन ये माओ टाइप ए इनहिबिटर है और जो सिलेजिलिन है वो माओ टाइप बी इनहिबिटर है। तो इफ समवन आस्क यू कि यार माओ तो दोनों में है, ये डिप्रेस लोगों में भी और पार्किंसन डिजीज, तो हम कैसे पता चलाएंगे कि ये कौन सा माओ इनहिबिटर है और किसके लिए है? याद रखे कि दिस माओ टाइप ए डिग्रेड सेरोटोनिन, तो वी देयरफॉर इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ डिक्रीज सेरोटोनिन वी विल गिव द ड्रग विच कैन ब्लॉक माओ टाइप ए। और पार्किंसन डिजीज में किस चीज की कमी होती है, डोपामीन, तो इसलिए सिलेजिलिन जो ड्रग हम देते हैं तो वो माओ टाइप बी इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो ये जनाब इसकी मैकेनिज्म वही है। ठीक है, और माओ इनहिबिटर हमेशा हम दूसरों के साथ एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं। लेकिन इसके नीचे एक नोट लेके, दीज एजेंट से मुराद माओ इनहिबिटर cannot be given along with tyramine containing डाइट। क्लियर है? इसका मतलब ये है ये जो माओ इनहिबिटर है ये हम नहीं देते लोगों में जो ऑलरेडी क्या लेते हैं, टायरामीन कंटेनिंग डाइट लेते हैं। टायरामीन कंटेनिंग डाइट, इसके अंदर चीज आता है, चीज, इसके अंदर रेड वाइन आती है। ठीक है, याद रखे जो लोग माओ इनहिबिटर्स लेते हैं उन लोगों को हम चीज या रेड वाइन वगैरह पर डाइट में नहीं बताते, बिकॉज ड्यू टू रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। तो इधर फोकस करें, टायरामीन क्या है, इट इज द एजेंट प्रेजेंट इन चीज एंड रेड वाइन। टायरामीन बॉडी में जाकर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को बढ़ाता है, मतलब कैटेकोलामीन की लेवल को बढ़ाता है। और कैटेकोलामीन का इफेक्ट हार्ट पे क्या है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। अब ये टायरामीन जो है ये नॉर्मली बॉडी के अंदर किस एंजाइम से डिग्रेड होता है, माओ से। तो अगर आप माओ इनहिबिटर ले रहे हैं, अब माओ इनहिबिटर मीन ये ड्रग अगर ले रहे हैं और टायरामीन कंटेनिंग फूड भी ले रहे हैं, तो ये ड्रग तो ऑलरेडी माओ को इनहिबिट कर चुके हैं, तो फिर इन फूड में जो टायरामीन है वो हम डिग्रेड कर सकेंगे, नहीं करेंगे। मतलब ये अगर हम लेंगे तो उसके अंदर जो टायरामीन है उसको तो नॉर्मली डिग्रेड करने के लिए क्या होता है, माओ। और अगर आप ड्रग ऐसा ले रहे हैं कि वो माओ को इनहिबिट कर चुके हो, तो फिर ये ड्रग तो ऑलरेडी माओ को इनहिबिट कर चुके होंगे, तो फिर टायरामीन इस फूड के अंदर डिग्रेड नहीं होगा और टायरामीन जाकर एड्रीनल मेडुला से कैटेकोलामीन की रिलीज को बढ़ाएगा एंड दैट विल लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो याद रखें, हाइपरटेंसिव क्राइसिस से बचने के लिए वी कैन नॉट एड टायरामीन कंटेनिंग फूड इन अ पेशेंट हु ऑलरेडी टेकिंग माओ इनहिबिटर्स। क्लियर है? और एक लास्ट वर्ड याद रखें, whatever the antidepressant we discussed up to now, all those antidepressant best work after 2 to 3 weeks. At least 2 weeks are there for the effect of antidepressant. तो जितने भी एंटीडिप्रेसेंट जो लोग ले रहे उसको हमने काउंसल करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे या तीसरे दिन पे उसकी मूड में कोई असर ना पड़े और वो एंटीडिप्रेसेंट लेना छोड़ दे। तो नॉर्मली 2 to 3 वीक्स, वैसे बुक्स के अंदर तो लिखा है 4 to 6 वीक मैक्सिमम इफेक्ट के लिए, लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। तो जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे वी विल काउंसल द पेशेंट टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स फॉर द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। Okay, this from this class very important data, noted, and inshallah it will help you in the exams.